बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं इस व्लॉग में। बैरिस्टर सैफ की इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात के हवाले से क्या ख़बर है, इस पर क्या चल रहा है न्यूज़ की दुनिया में, ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अलावा गवाहियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2024 के इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि आजकल दोबारा से इलेक्शन में होने वाली धांधली ज़ेर बहस है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुखालिफ हैं वो भी तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में बयान देते नज़र आ रहे हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और कल एक BBC की स्टोरी थी जिसका मैंने भी हवाला दिया था, कुछ और लोगों ने भी हवाला दिया कि BBC ये दावा कर रहा है कि पुलिस ने एक शहरी को खाने पीने की अशिया ले जाने से रोका, उन्होंने कहा कि अशिया ज़ाया करो। इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस पर जो है वो एक पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आया है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि दुनिया अखबार में आज सुपर लीड लगी हुई है और एक्सप्रेस में भी 3 कॉलम की ख़बर लगी हुई है। ख़बर यह है कि जो तेल की आलमी मंडी में कीमतें हैं वो जंग से पहले की सतह पर वापस चली गई हैं, $73 फ़ी बैरल पे, यानी एग्जैक्टली उस पॉइंट को टच कर गई हैं जिस पॉइंट पर तेल की कीमतें 28 फरवरी 2024 को थीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब दुनिया में जहाँ जहाँ पर तेल की कीमतें यानी जिन ममालिक में जिस जिस कीमत पर तेल फ़रोख्त हो रहा था वहाँ पर वापस आनी चाहिए। अब पाकिस्तान में 252 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था पेट्रोल 28 फरवरी को, जंग के आगाज़ से पहले। फिर ये बढ़ता हुआ 400 से ऊपर चला गया। लेकिन अब चूँकि आलमी मंडी में कीमतें वापस आ गई हैं, तो उसूली तौर पर कल तेल की कीमतें जुम्मे के दिन रात को 12 बजे 252 रुपये फ़ी लीटर हो जानी चाहिए, जो कि इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये लीटर है। तो चूँकि तमाम अखबारात ने रिपोर्ट कर भी दिया है और वाकई जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तेल उसी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है, ख़ाम तेल जिस कीमत पर 28 फरवरी 2026 को था, यानी जंग से पहले की सूरत हाल पर था, तो वहीं पर वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान में भी कीमतों को। लेकिन अगर नहीं आता तो समझ लीजिए कि फिर हुकूमत की बदनीयती है और हुकूमत आपसे इस तेल से भी मुनाफा कमाना चाहती है और पूरा जो फ़ायदा है वो आप तक पास ऑन नहीं कर रही। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कल देखना कि हुकूमत कल क्या करती है। दूसरा, मैं जो BBC की स्टोरी की हवाला दे रहा था, BBC ने स्टोरी की कि शहजाद मलिक साहब ने और एक और रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर्स की एक मुश्तरका स्टोरी थी। और स्टोरी ये थी कि एक शहरी को जिसका नाम फ़र्ज़ी नाम नवीद था, असल नाम इसलिए नहीं बताया जाता स्टोरी में कि उसको छुपाया जाता है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हो, तो उस शहरी से जो है वो पुलिस एहलकार ने खाने पीने की अशिया ले जाने से उसको रोक दिया और कहा कि यहाँ अशिया ज़ाया करो और फिर आगे जाओ। तो मैंने भी कल इस पर बात करते हुए कहा था कि बिल्कुल ये समझ से बाहर है कि पुलिस एहलकार ऐसा क्यों करेंगे, आखिर ऐसा करेंगे क्यों। मैंने फिर कहा था कि शायद वो इसलिए करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात बरकरार रहें और उसका दबाव सिर्फ जॉइंट एक्शन कमेटी पे है। एक यही बात समझ आती है, वरना समझ नहीं आती कि कोई ऐसा क्यों करेगा। ये भी हो सकता है कि पुलिस की ये पॉलिसी ना हो बतौर इदारा और किसी इंडिविजुअल पुलिस एहलकार ने ऐसा करने से ऐसा कदम उठाया हो कि शहरी को खाना पीना ले जाने से रोका हो, इंडिविजुअली किसी शख्स ने ऐसा किया हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन बहरहाल इस पर पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। ना सिर्फ मौक़िफ़ सामने आया, मौक़िफ़ ये आया है कि जी ये बिल्कुल झूठी स्टोरी है, BBC की स्टोरी गलत है और BBC ने पुलिस का मौक़िफ़ लेने की भी ज़हमत नहीं की और ये बिल्कुल झूठी स्टोरी है। अच्छा चले, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन एक सहाफ़ी मोहम्मद उमैर हैं, उन्होंने इस ख़बर को शेयर किया ट्विटर पे, तो पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने की सिफारिश की है। ये आजकल हमने एक अजीब चलन देख लिया है कि अगर किसी की स्टोरी को कोई और दूसरा शेयर करता है कि जी फ़लाँ ने ये स्टोरी की है, तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले लिया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि पिछले दिनों अनवर सुमरा साहब ने एक स्टोरी की पब्लिक चैनल पे। वो स्टोरी क्या थी कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो, उन्होंने सबसे बड़ा घर उनका बन रहा है और कोई 20-22 कनाल या कोई 10 कनाल वॉटएवर, मेरे ज़हन में फिगर नहीं है, लेकिन इतने कनाल उनके लॉन में अबैड हो गए हैं और उसकी वजह से उनका घर पाकिस्तान में किसी भी ब्यूरोक्रेट सबसे बड़ा घर उनका हो जाएगा। इस पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने और गालिबन पंजाब हुकूमत ने भी एक दबाव डाला या उनकी तरफ से एक प्रेशर आया और अनवर सुमरा साहब ने, और उस पर NCCIA ने नोटिस किया अनवर सुमरा को भी और सलमान हैदर जो एंकर थे उनको भी, और पब्लिक चैनल ने इस पर पब्लिक अपॉलॉजी कर दी, अपने चैनल पर माफ़ी मांग ली और फिर रिपोर्टर ने भी जाके माजरत कर ली। अब रिपोर्टर ने भी माजरत कर ली, सब ने माजरत कर ली। अब रिपोर्टर की खबर को अशाद भट्टी साहब ने भी रिपोर्ट किया था। मैं भी अक्सर अनवर सुमरा साहब की खबरों को रिपोर्ट करता रहता हूँ कि जी अनवर सुमरा साहब की ये खबर है। अब सही या गलत होने की जिम्मेदारी उस रिपोर्टर की है।
अगर वो रिपोर्टर माफ़ी मांग लेगा या बैकआउट कर देगा तो हम भी कह देंगे कि भाई ये खबर थी और उन्होंने बैकआउट कर लिया है। अब इस खबर की जिम्मेदारी उस रिपोर्टर की है। हम उस रिपोर्टर को कोट कर रहे हैं कि उस रिपोर्टर ने ये खबर दी है। फर्ज करें मैं किसी रिपोर्टर को के बारे में कहता हूं कि ये रिपोर्टर ने दावा किया है, अब वो दावा सच्चा है या गलत है, झूठा है, वो उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी है। मेरी खबर ये दुरुस्त है कि ये रिपोर्टर ने खबर दी है। यानी अगर मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि फलां रिपोर्टर ने खबर दिया है तो मेरी खबर तो दुरुस्त हो गई ना, मेरी खबर में तो कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर किसी रिपोर्टर ने खबर ही ना दी हो और मैं कहूं कि ये फलां रिपोर्टर ने खबर दी है तो फिर मेरी बात गलत होगी। अब क्या होने लगा है कि बीबीसी की स्टोरी को अगर किसी ने कोट किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया गया है या ऑर्डर किया गया कि फलां रिपोर्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब मोहम्मद उमैर सहाफ़ी हैं, उस सहाफ़ी ने ये कहा कि बीबीसी ने ये स्टोरी छापी है। मैंने भी कहा कल कि बीबीसी ने ये स्टोरी छापी है। तो अगर बीबीसी ने एक स्टोरी छापी है तो भाई वो स्टोरी सच्ची है या झूठी है ये तो इदारे बताएंगे ना। अब हम तो सिर्फ वो स्टोरी को कोट कर रहे हैं कि फलां इदारे ने ये स्टोरी छापी है, सेकंड नहीं कर रहे। यानी उमैर ने सेकंड नहीं किया कि हाँ मैं भी ये तस्दीक करता हूं कि बीबीसी की खबर बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट किया है कि बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है। तो उस पर मेरा ख्याल है दूसरे सहाफ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं बनता। हाँ, आपका मौक़िफ़ आ गया है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ये मौक़िफ़ भी दें। बस पुलिस का ये मौक़िफ़ आया है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है तो हम पुलिस का मौक़िफ़ भी बयान कर देते हैं कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। तो अच्छा, पुलिस ये कहती है कि हमसे हमारा मौक़िफ़ लेना चाहिए था, ये बात भी ठीक है, मौक़िफ़ लेना चाहिए था, लेकिन इस पर और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं बनता कि जिन्होंने सिर्फ ये रिपोर्ट किया है कि ये बीबीसी ने स्टोरी छापी है। तो बहरहाल अब बीबीसी की स्टोरी है और अगर उनके खिलाफ बीबीसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या रिपोर्टर के खिलाफ तो वो उसको साबित करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस खबर के बारे में डिस्कशन करने वाले दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं बनता। ये मेरी ओपिनियन है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि अहमद वली साहब का एक क्लिप वायरल है। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2024 के इंतखाबात की बात करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन पहले से ये एक शोशा छोड़ा हुआ है कि 2024 के इलेक्शन में धांधली अगर हुई है तो फिर 2018 के इलेक्शन में भी हुई है, पहले उसका तहकीकात करो फिर 2024 पे आओ। लेकिन 2018 में की इंतखाबात की धांधली तो फिर आपको उस वक्त करानी चाहिए थी ना जब आप ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए थे। आप सारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के भी मरात ले रहे थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए थे, उस वक्त आपको करना चाहिए था। आज जब आपसे 2024 का हिसाब मांगा जा रहा है तो अब आप पिछला हिसाब मांग रहे हैं। साथ ही 9 मई की बात भी होती रहती है। तो अब अहमद वली साहब जो हैं उनका एक क्लिप सामने आया है, वायरल है इस वक्त। मंसूर अली खान को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें वो कहते हैं कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मंसूबा बनाया गया जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पीटीआई कहती है। तो वो कहते हैं कि जी ये तो पीटीआई ने वहाँ से वॉक करने का प्रोग्राम या एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया था, ये इदारों के इल्म में आ गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनको करने दो और इसको इनमें फंसाओ। तो वो उनका मौक़िफ़ ये है। अब ये अहमद वली साहब का मौक़िफ़ है। तो अहमद वली साहब ने क्या कहा है ज़रा आप ये सुन लीजिए। उसका जिक्र 9 मई के हवाले से मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, आपने फरमाया कि 9 मई को जो है जो हमें नजर आ रहा है वो सब कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ 9 मई? क्यों नहीं हुआ? जो लोग नॉमिनेटेड थे वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्या हुआ 9 मई को, आप बताइए, आपकी क्या राय है? व्हाट हैपेंड? एक ड्रामा बनाया गया है मेरे ख्याल में। अच्छा, किसकी जानिब से, क्यों ड्रामा बनाया गया? ऑब्वियसली लोगों को फंसाना था। तो फंसे तो पीटीआई के लोग, तो वो नहीं के लिए था ना। मैं नहीं समझा, मतलब उनको फंसाने के लिए या उनके लिए था? व्हाट उनको फंसाने के लिए था ना। हाउ, एक्सप्लेन दैट। व्हाट आई थिंक द स्टेट न्यू व्हाट दे वर डूइंग। अच्छा, व्हाट आई थिंक ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है क्या ये कि साजिश हुई है? नहीं, साजिश की बात मैं नहीं कर। अच्छा बताइए, एक्सप्लेन करें। रियासत या इंटेलिजेंसिया ये समझ चुकी थी कि इमरान को पकड़ेंगे तो रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अच्छा, ये रियासत उसके लिए तैयार थी और वो रद्द-ए-अमल जब आया है तो फिर एक प्लान था कि इनको करने दो। ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में जो कोर कमांडर लाहौर है उसका इंटरव्यू बहुत जरूरी है। ही मस्ट नो अ लॉट। अच्छा, ही मस्ट नो अ वेरी बिग ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है, कोर कमांडर के घर ऐसे नहीं घुसा जाता जिस तरह 9 में। वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह हट गई थी। ठीक है, वो तो हट गई थी, मैं ये समझ। अब वो हट गई, आप कह रहे हैं हटाई गई एक कंस्पिरेसी के तहत। नहीं, क्या हटाई गई कि करने दो। लेकिन हाँ, नहीं, उसमें एक और भी है ना कि यार हमने एंगेज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे खून खराबा चाहिए, खून खराबा नहीं होने देना। एग्जैक्टली, इसका दूसरा एंगल भी देख लो। दूसरा यही है ना, मैं जैसा कहता हूँ डिपेंड करता है टेबल की किस साइड। तो उसका दूसरा एंगल भी देख लो कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, ताकि इस पे मजीद के मजीद जितने भी पर्चे हो सकें वो हम कर सकें। पेशावर में भी यही हुआ था। पेशावर का देखिए आज तक एक बंदा नहीं पकड़ा गया। रेडियो पाकिस्तान एक बंदा नहीं पकड़ा गया। अच्छा, इसीलिए मैंने शक किया कि शायद ये उन्होंने खुद ही ना किया।
शक किया आपने? शक। तो ये अहमद वली साहब का मौक़िफ़ था, ये आपने सुना। अब इसी तरह से पीटीआई के 2024 के इंतखाबात की धांधली के हवाले से तहरीक लब्बैक, वैसे तो पहले जमात इस्लामी भी ये दावा कर चुकी है, दीगर जमातें भी कह चुकी हैं कि भाई हमारे फॉर्म 45 पीटीआई के फॉर्म 45 से मैच करते हैं। अगर किसी जमात के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं तो वो PMLN के हैं, बाकी सब के मैच करते हैं। इस्लामाबाद के हलकों में भी यही हुआ था, बाकी जमातें भी अपने फॉर्म 45 लेकर आ गई थी कि हमारे फॉर्म 45 पीटीआई के फॉर्म 45 से बिल्कुल मैच करते हैं और उसके मुताबिक पीटीआई जीत रही है। लेकिन PMLN ने अपने फॉर्म 45 क्रिएट किए हुए हैं और उसके मुताबिक फॉर्म 47 और उसकी बुनियाद पर वो MNA बने बैठे हैं। अब इस पर तहरीक लब्बैक के एक रहनुमा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं और उसके मुताबिक हम भी नहीं जीत रहे, उसके मुताबिक भी पीटीआई ही जीत रही है। ये सुने ज़रा। मैं मियां मुख्तार मुसैफी N127 लाहौर से हूँ। तहरीक लब्बैक से हमारा तल्लक है और नॉर्मल सिलेक्शन में बहुत बड़ा दाखिला हुआ है। हमारे लोग भी कराए गए, दूसरे उनके पीटीआई वालों से भी कराए गए, तो उस सिलसिले में हम आए हुए थे। तो आपके पास फॉर्म 45 फार्म जो है वो हमारे पास तकरीबन मौजूद है। उसमें कौन जीत रहा है? उसमें के मुताबिक है वो पीटीआई वालों के जहीर बास्को के साथ कितनी देर से थे? तकरीबन 27,000 जो आपके पास फॉर्म 47 मौजूद है? उनके मुताबिक। अच्छा, उनके मुताबिक। और आपके पास जो फॉर्म 45 है वो और पीटीआई के दोनों सेम है? सेम। अब ये कहते हैं कि मैं NA 127 से तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार था और वहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उसके मुताबिक हमारे पास, वो कहते हैं हमारे अपने फॉर्म 45 जो हैं इनके उम्मीदवार के पीटीआई तहरीक लब्बैक के, उसके मुताबिक पीटीआई का उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर जो हैं वो 27,000 वोटों की लीड से जीत रहे हैं और पीटीआई के जो फॉर्म 45 हैं वो भी मैच करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई और जीत गया और मिनिस्टर है इस वक्त। तो अब ये जो मौक़िफ़ सामने आया है ये पीटीआई के मौक़िफ़ की हिमायत है वाज़ेह तौर पर। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिमायती या इत्तेहादी नहीं है, लेकिन वो अपने फॉर्म 45 पे बात कर रहे हैं और इसी तरह से फॉर्म 45 पर जो है वो इस्लामाबाद में भी ये हुआ और बहुत सारे और हलकों में भी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखालिफिन से भी अब हिमायत मिल रही है उनके मौक़िफ़ के हवाले से, चाहे वो 9 मई हो या इलेक्शन हो 2024 का। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक बात की है, वो कहते हैं अगर हमारा मैंडेट ठीक नहीं है तो फिर पूरे पाकिस्तान में किसी का मैंडेट भी ठीक नहीं है। यानी इसका एक मतलब तो ये हुआ, वो ये कहते हैं कि भाई हम कौन सा अकेले धांधली से हुकूमत बनाए बैठे हैं या हुकूमत में बैठे हैं, हम कौन सा अकेले धांधली से वज़ीर बैठे हैं, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमसे ना पूछो, फिर नून लीग से भी पूछो, पीपल्स पार्टी से भी पूछो, सबका मैंडेट ऐसे ही है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं जनाब मैं चैलेंज करता हूँ हमारा मैंडेट बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं अगर हमारा मैंडेट ठीक नहीं है तो फिर बाकियों का कौन सा मैंडेट ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मौक़िफ़ में यानी एक होता ना कि यानी एक सॉलिड चीज़ होना मौक़िफ़ के अंदर, वो नहीं है। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि MK में एक सीट भी नहीं जीती हुई है और MK खुद भी ये दावा नहीं कर रही, वो कह रही है ठीक है बस हमारा गलत है, फिर सबका गलत है, फिर सारी हुकूमत ही गलत है ना, किसी का भी ठीक नहीं है मैंडेट फिर। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ है, MKM का मौक़िफ़ है। एक ख़बर जो अभी थोड़ी देर पहले फ्लैश की है वो है बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। ख़बर है नईम अशरफ भट्ट साहब की और चली है ARY पर, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस ज़िमन में ये मुलाकात मुतवक्के है। बैरिस्टर सैफ आप जानते हैं कि पहले भी मुलाकातें करते रहे और वो मुलाकातें एक राबते के लिए थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पैगाम रसानी या बातचीत का जो ज़रिया था वो बैरिस्टर सैफ थे और बैरिस्टर सैफ इस ज़िमन में काफ़ी मुलाकातें करते रहे हैं और तवील मुलाकातें भी उनकी इमरान खान से होती रही हैं। अगरचे वो मुलाकातें नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी थी, लेकिन बहरहाल ये मुलाकातें होती रहीं। जब से नया रजीम आया है, नई वहाँ पर कैबिनेट आई है, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, तो बैरिस्टर सैफ को कैबिनेट से निकाल दिया गया था और कोई रब्ता भी नहीं हुआ। अब नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर ये है, अगेन ये नईम अशरफ भट्ट की खबर है, सही है या गलत है उसके ज़िम्मेदार वही हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर यह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया बैरिस्टर सैफ से और बैरिस्टर सैफ की ये मुलाकात मुत्तवक्के है। इस पर अगरचे रद्द-ए-अमल दिया है बैरिस्टर सैफ साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने। वो कहते हैं कि मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि जब इस तरह की खबरें इमरान खान से मुतल्लिक करनी हो तो मुझसे ज़रूर मौक़िफ़ ले लिया करें, मुझसे किसी ने मौक़िफ़ नहीं लिया और मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो रही है। तो अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होनी भी होगी
तो बैरिस्टर गौहर को तो उसकी इतला नहीं दी जाएगी, ना बैरिस्टर गौहर का उसके पास उसकी इतला का होना ज़रूरी है। तो बैरिस्टर गौहर अपने हद तक ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि ये ख़बर ही गलत है। अब ख़बर गलत है या सही है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बैरिस्टर गौहर का इसको डिनाई कर देना हैरान कुन है। बैरिस्टर गौहर ये तो कह सकते हैं कि भाई मेरे इल्म में नहीं है अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है या ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। तो बहरहाल मुलाकात का होना या ना होना ये बहुत ही, यानी मुलाकात का होना बड़ा सिग्निफिकेंट है। बैरिस्टर साहब के साथ अगर ये मुलाकात होती है तो आखिर में पीपल्स पार्टी बड़े दावे करती है जी हम ये सिंध में ऐसा, सिंध में वैसा। वहाँ रोज़ कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं और वैक्सीन नहीं मिलती। आज की खबर यह है कि खैरपुर में सांप के डसने से एक बच्चा 3 घंटे में दम तोड़ गया और 3 घंटे तक उसको वैक्सीन ही दस्तयाब नहीं हो सकी। यानी खैरपुर के जिस अस्पताल में उस बच्चे को ले जाया गया वहाँ पर सांप के कांटे की वैक्सीन ही नहीं थी। आप सोचें 2026 सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये दावा कि हमने हेल्थ के डिपार्टमेंट में इनकलाब बर्पा कर दिया है, वहाँ पर ना कुत्ते के कांटे की वैक्सीन है ना सांप के कांटे की वैक्सीन है। सांप के कांटे की वैक्सीन अगर दस्तयाब होती तो बच्चा तड़प तड़प के अस्पताल में जान ना देता। 3 घंटे तक वो तड़पता रहा और 3 घंटे तक उसको वैक्सीन ही ना मिली। वैक्सीन मिलती उसके बाद क्या होता वो बात की बात है, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब तो होती सांप के कांटे की, लेकिन वो सांप के कांटे की वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं थी और बच्चा तड़प तड़प के उसने जान दे दी। तो ये सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, और आप बातें सुने तो बिलावल साहब पकड़े नहीं जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।